तेरे दिल पे मेरा कहीं न कहीं नाम लिखा है। देखो न मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊँ कितना चाहूँ मैं तुम्हें। सच में स्टूडेंट्स, सच कहूँ तो हिस्टोरी से मेरा बहुत ही दिल जुड़ चुका है। एंड कहीं न कहीं इनके दिल पे मेरा नाम लिखा है। और क्या ख्वाब छुपा है और कैसे बताऊँ मैं इसे कितना चाहता हूँ हिस्ट्री को। सो चलिए हम लोग आज का एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर को समझना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये सब्जेक्ट होता है। आप लोगों का जिसे भी मिलता है सब्जेक्ट, इंटरेस्ट के साथ समझना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री है भैया। इससे इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, उस समय के बारे में जानते हैं भैया। हम लोग भूतकाल में जाते हैं, उन समय को समझते हैं कि क्या हुआ था, है ना। कैसे लोग क्या किए थे नहीं किए थे भैया। ये इंटरेस्टेड चीज है भैया। इंटरेस्ट लो, पढ़ाई से इंटरेस्ट लो तभी तो। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा और सपोर्ट बहुत सारे कर रहे हैं। बहुत फास्ट में सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, चैनल ग्रो हो रही है। सो आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ये कोड है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपका ये कोड है। कोड क्या है कि BHIC 102 है ना, हिस्ट्री इतिहास। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लाए हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर में दे रहे हैं, जून में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर में दे रहे हैं एग्जाम 2025 के अंतर्गत, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए आंसर लाया है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इन सभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए क्या लाया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है BHIC 102। एग्जाम बहुत ही, देखिए कल ही आपका एग्जाम हो रहा है भैया, बहुत लेट हो गया मेरा। अगर आप लोग आज देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जल्दी देखिए, यू आर लकी, है ना। चलिए आपका जो सब्जेक्ट का टाइटल है प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न। तो इंटरेस्ट के साथ समझिएगा। आप लोगों को देखिए अपने आप में ये रिलेट करना है कि हम हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं, हम क्या कहते हैं भूतकाल में पहुंच चुके हैं, समझ में आ रहा, पास्ट में पहुंच चुके हैं। अपने आप को उस काल में लेके जाना है कि आप वहीं पे हैं, ठीक है। आज से 10,000 साल पहले, 500 साल पहले, है ना। तो ये सब आपको वहां पहुंचना है, उस साल में, उस काल में खुद को पहुंचा देना है। मेरा वीडियो जब भी देखने आते हैं, अगर मैं जिस तरह से रिलेट करके बताता हूँ, इमेजिन करना है उस तरह से, है ना। इमेजिन करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। और आप लोग देखो ये गलती करते हो स्टूडेंट्स, गलती ये करते हो, खाली पीडीएफ लेने के चक्कर में रहते हो। पीडीएफ ले या भाग गया पीडीएफ, ऐसे गलती मत करो। सुन लो क्या जाता है, ज्ञान होगा भाई, ज्ञान होगा। खाली एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, है ना। क्या बताओगे आप लोग सब कमेंट में, है ना, टाइप करो। आज टाइप करो आप लोग कमेंट में, हर हर महादेव। एग्जाम देने से पहले भगवान का नाम लो, है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओके। एंड मंत्र भी जाप कर सकते हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप लोग मंत्र भी जाप कर सकते हो। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो आपको ध्यान से सुनना है। मैंने इस लैंग्वेज में लिखा है, इस तरह से सरल भाषा में लिखा है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। एक बार आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास टाइम बहुत ही कम है, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बट सुनाऊंगा जरूर। रीड करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रीड करके समझाऊंगा। लेकिन लिखा ही ऐसा है मैंने कि आपको समझ में नहीं लगा। बस आप ध्यान से सुनो, हेडफोन लगा लो कान में, उसके बाद आप ये क्लास को, है ना, अटेंड करो। चलिए हाँ, आंसर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट्स। मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की चर्चा कीजिए। आंसर, मध्य पाषाण काल की शुरुआत आज से 10,000 साल पहले हुई थी। मध्य पाषाण काल की संस्कृति को मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। यह काल
पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण कालीन काल था। इस काल में लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन को पकाकर खाना, पशु पालना, खेती करना, एक अस्थायी जगह में बसना आदि कार्य सीख चुके थे। इस काल में लोग मनुष्य, जानवरों और पक्षियों की भी भावना को समझने लगा था और साथ में कला और धार्मिक प्रथाओं की विकास हुआ। देखिए, मैंने इतना लिखा, ये आपको हिंट, ये नहीं सोचो कि आपका एग्जाम में 20 मार्क्स तो पूछे जाएंगे, तो 20 मार्क्स में से आपको मैं पूरा 5 पेज लिखा दूं, नहीं, यहाँ पे आपको हिंट मिलता है, आप समझते हैं कि आंसर क्या है और एग्जाम में अपने अनुसार लिखना है, अपने अनुसार मिला मिला के जोड़ जोड़ के, है ना, थोड़ा सा इतना दिमाग, इसका एग्जाम इसी वजह से होता है ना। ग्रेजुएशन कर रहे हो आप लोग, आपका बड़ा कोड है, बड़े क्लास में हो आप लोग, स्टैंडर्ड हो आप लोग, थोड़ा दिमाग स्टैंडर्ड लगाओ भाई। आज में 10वीं और 8th क्लास 9th क्लास है ना, 12th क्लास का दिमाग नहीं चलेगा इसमें, इसमें दिमाग लगाइए लिखने के लिए, दिमाग से ही तो लिख पाएंगे। इसमें तो यही वजह से होता है ये सब एग्जाम, ताकि आप दिमाग लगाओ, क्या दिमाग है आपके पास, कितना लिख सकते हो, है ना। चलो अपने माइंड से इसलिए हिंट समझो और आपको खुद से आंसर 5 पेज लिखना होगा, और आंसर लिखने के लिए भी मैंने बताया कैसे लिखना है। चलिए कैसे हो पाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ताम्रपाषाण सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आंसर सुनिए स्टूडेंट्स, ताम्रपाषाण युग को ताम्र युग भी कहा जाता है, अर्थात तांबे का युग। तो ताम्र का मतलब समझ जाओ, ये तांबा, तो ये तांबे का युग था। यह युग मानव इतिहास का एक आकर्षक युग है जिसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ताम्रपाषाण सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं थी तांबे और पत्थर के उपकरणों का उपयोग, ग्रामीण जीवन, पशुपालन, कृषि और चित्रित मृदभांडों का प्रचलन। सो ये आपका आंसर है, और इनको हिंट समझ के, इनको समझते हुए आपको बहुत सारे पेज लिख सकना है ना, लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है मिस्र सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखें। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, मिस्र सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखे हैं। तो आंसर है, मिस्र सभ्यता इतिहास में सबसे सफल सभ्यताओं में से एक था। यह सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित एक महान और शक्तिशाली सभ्यता थी जिसका इतिहास 3000 वर्षों से भी अधिक का है। इस सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका, यहाँ पे मैंने अफ्रीका में ऐसे है ना छोड़ दिया था, तो अफ्रीका से शुरू होता है और होता है, लेकिन मिस्र को ही मूल स्थान माना जाता है। सर्वप्रथम नील नदी के किनारे उभरे इस सभ्यता का नाम हेरोडोटस ने, है ना, नील का उपहार रखा। हेरोडोटस आप लोग जानते ही होंगे। तो नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता और आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ और नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास और संस्कृति को क्या किया, बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ग्रीक धर्म पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर है, ग्रीक धर्म का दूसरा नाम प्राचीन यूनानी धर्म है। प्राचीन यूनान यानी कि इसे ग्रीस भी बोला जाता है, ग्रीस को ग्रीस भी बोला जाता है। तो प्राचीन यूनान ग्रीस देश का सबसे मुख्य और राजधर्म था। इस धर्म के लोग मूर्तियों और देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसमें से एक अदृश्य ईश्वर की अवधारणा बनी थी। ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद ईसाइयों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके देवी देवताओं को शैतान घोषित कर दिया। अब सोचो, वे प्राचीन ग्रीस में धर्म का एक हिस्सा थी, एंड आधुनिक विद्वानों ने इन मिथकों का अध्ययन कर प्राचीन ग्रीस इसकी सभ्यता की धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश डाला है। और लाभ मिथक, यानी मिथक मतलब होता है पुरानी कहानी, या फिर मिथक का मतलब होता है, मैं आगे लिखा हूँ, मिथक बनाने की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। तो मिथक का मतलब होता है एक पारंपरिक कहानी जो अक्सर अलौकिक, है ना, प्राणियों एंड देवताओं और घटनाओं से जुड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रागैतिहासिक अतीत के बारे में जानने में पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं।
आंसर है प्रागैतिहासिक काल, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। यह काल मानव इतिहास का वह समय है जब लिखित रूप में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उसमें आ जाता है अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण, स्मारक सिक्के आदि। तो अब जब बात यहाँ ये हुई कि प्रागैतिहासिक काल में, अतीत में, उस समय लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं आया था, तो आया क्या था? जब साक्ष्य नहीं आया था तो जानकारी हमें किस प्रकार मिला, है ना? पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार हमारी सहायता किए? तो वो किए हमारा स्तंभ से, है ना? देखो किस तरीके से किया है। अतः हमें प्रागैतिहासिक आंसर भी लिखा हूं यहाँ पे। अतः हमें प्रागैतिहासिक अतीत के बारे में जानने में पुरातात्विक अवशेष, स्मारक, कलाकृतियां, गुफा चित्र, मानव अवशेष और प्राकृतिक अवशेष हमारी मदद करती है। अब समझ में आ गया कौन मदद किया? ये सब मदद किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, चीन की सांग सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवरण कीजिए। तो आंसर है चीन की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता सांग सभ्यता को माना जाता है था, जो लगभग 1600 ईस्वी नहीं सॉरी 1600 ईसा पूर्व से 10,040 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। देखिए स्टूडेंट्स, ये ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व क्या होता है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, देखो देख लेना इस वीडियो के बाद। बहुत जरूरी है समझना कि ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व क्या है। अंडरस्टैंड? चलिए ईसा पूर्व ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो वह भी कांस्य प्रौद्योगिकी का विकास, लेखन प्रणाली का उद्भव, एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। देखिए अगर आप लोग इसका पॉइंट अलग से बनाएंगे, जैसे कि कांस्य प्रौद्योगिकी है ना का उद्भव, तो इसका कांस्य प्रौद्योगिकी का विकास, कांस्य प्रौद्योगिकी का विकास, तो इसका अलग पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हिंट भी लीजिए यूट्यूब से एंड गूगल से भी ले सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा हिंट लेके क्या है ये, है ना, कहाँ से क्या प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा जान के उसके बारे में लिख देना है। मतलब कि अपने माइंड से इसके बारे में भी लिखना है। इसके नहीं 5 पेज 4 पेज तो आपको लिखना है, तो इसके लिए तो आपको पुराना ही होगा, है ना स्टूडेंट्स? तो लेखन प्रणाली का उद्भव, एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ये सब थी। सांग सभ्यता ने चीन संस्कृति और इतिहास पर एक महत्वपूर्ण क्या डाला? प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, लौह प्रौद्योगिकी विवरण दीजिए। लौह प्रौद्योगिकी का विकास लौह युग में सामने आया। लौह प्रौद्योगिकी लौह अयस्क से शुरू होती है, जो पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले एक खनिज है जिसमें धात्विक लोहा होता है। लौह अयस्क को भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है, जिससे धात्विक लोहा अलग हो जाता है। पिघला हुआ लोहा को अलग अलग तरीकों से शुद्ध किया जाता है, लेकिन जैसे ही पीट कर और ठंडे पानी में डालकर निकाला जाता था है। अब फिर लोहे का उपयोग की बारे में बात करें। देखो ये लोहे का बनावट कैसे हुआ, लोहे का देखो, लोहे की लोह प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का विप्लव, जैसे कि प्रौद्योगिकी मतलब समझ लो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें आ जाते हैं, है ना, फैक्ट्रीज आ जाते हैं ना। तो ये इनके बारे में विवरण चाह रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो थोड़ा इनका जानकारी भी मिल गया। यहाँ पे कैसे लोहे बना, लोहे का विकास कैसे हुआ, ये सब कैसे आया, ये सब आपको समझ में आया। अब फिर हम लोग इसके आगे मैं इसका आंसर में अलग से दिया हूँ, क्योंकि देखो ये जो प्रश्न आपका बना है, ये प्रश्न बना है स्टूडेंट्स आपका प्राचीन काल के अनुसार, है ना, आपको इतिहास के अनुसार इसका आंसर देना है। तो ये तो आपने वो समझा दिया, आंसर आपको देना है इसे। देखो आंसर यहाँ से दिया है, अब देखो यहाँ से आंसर दिया। अब फिर लोहे का उपयोग की बात करें तो लोहे प्रौद्योगिकी से बने उपकरण, हथियार और अन्य वस्तुएं मानव जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाई, जिससे राजा और राज्यों में एक नई किराना उभरी और लोहे के बने हथियारों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में युद्ध लड़ने का काम आया। लोहा लौह उपकरणों में कृषि कार्य को भी बहुत सरल कर दिया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि आई और अधिक से अधिक अस्थायी बस्तियों का क्या हुआ? विकास हुआ। अंडरस्टैंड? अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आंसर रिपीट करता हूं फिर से, ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन प्राचीन समय में होता ही ना था ऐसा। प्राचीन देखो ये राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, अभी भी है, लेकिन पहले का समय में कुछ अलग सा सिस्टम था। तो ऐसा क्या होता था, प्राचीन ग्रीस या ग्रीक में कोई एक, देखो मैंने बोला ना ग्रीक और ग्रीस एक ही, ग्रीक और ग्रीस एक ही शब्द है, तो याद रखना, भटकना नहीं। कभी ग्रीस भी आ सकता है एग्जाम में, कभी ग्रीस भी आ सकता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है ना, पूछे जाते हैं घुमा के, घबराना नहीं है, ठीक है। घुमा के पूछने से इसका मतलब आंसर नहीं बदल जाएगा इसका। एंड में कोई एक सरकार नहीं होती थी, बल्कि कई स्वतंत्र शहर, है ना, इसमें कई स्वतंत्र शहर होते हैं। एक बार फिर से एक आंसर को रिपीट करूं, ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है। लेकिन प्राचीन समय में होता ही ना था ऐसा। ऐसा क्या होता था या समझो, प्राचीन ग्रीस में कोई एक सरकार नहीं होती थी, बल्कि कई स्वतंत्र शहर और राज्य में, जिन्हें पॉलिस कहा जाता था। इनमें से कुछ शहर और राज्यों में राजतंत्र या कुलीन तंत्र था, ठीक है। कुछ राज्यों में अलग अलग, है ना, सिस्टम था, अलग 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 राज्यों में अलग अलग सिस्टम था। एथेंस में लोकतंत्र का जन्म हुआ, यहाँ नागरिकों सरकार में भाग लेने का अधिकार था। एथेंस ने लोकतंत्र की एक विशेष प्रणाली विकसित किया, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जहां नागरिक सीधे कानून बनाने और सरकारी अधिकारियों का चुनाव करने में भाग लेते थे। देखो जैसे कि अभी आपका इंडिया में एक राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, और पूरे इंडिया को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, उन वो जो बात कहेंगे, जितना कहेंगे उन्हें सबको मानना होगा। लेकिन पुराने समय में जब ऐसा होता था, अगर कोई राज्य में कोई बड़ा नेता है, कोई राज्य में बड़ा कोई प्रधान है, प्रमुख है, राष्ट्रपति है, समझा रहा है, तो वो भाई उसके पास उतना पावर नहीं है जिस तरह पावर अभी के राष्ट्रपति के पास है। तो वो वहां पे अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग प्रमुख रहता था, ठीक है, जो खुद का मालिक हो जाता था। ऐसा भी है, समझ में आ रहा है। अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा पहुंच जाता था, अलग अलग राजा रहता था, है, सब अपने आप में घमंड रखता था। समझ में आ गया, ऐसे ऐसे बातें थी। और एथेंस ने लोकतंत्र की एक विशेष प्रणाली विकसित किया, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जहां नागरिक सीधे कानून बनाने और सरकारी अधिकारियों का चुनाव करने में भाग लेते थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूरा पाषाण संस्कृतों के विभिन्न चरणों में तकनीकी प्रगति का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, पूरा पाषाण काल में तकनीकी प्रगति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण। तो इस काल की अगर समय अवधि की बात किया जाए तो 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से 3 लाख वर्ष पूर्व तक माना गया है। इस समय की तकनीकी प्रगति की बात करें तो मनुष्य ने अंडो, है ना, ओल्डोवन और एचुलियन, सॉरी, फिर से मैं एक बार पढ़ूं। देखो ये ना जो मैंने खुद से मतलब अपने माइंड से सेट करके बनाया है, ताकि आपको आसान लगे, है ना, ताकि आप सरल शब्दों में आप समझ पाओ, है ना। तो होता है ये कि इस समय की तकनीकी प्रगति की बात करें तो मनुष्य ने ओल्डोवन और एचुलियन परंपराओं के औजार बनाए थे। तो यहाँ पर प्रगति, यहाँ पे जो कहा गया है क्वेश्चन में प्रगति, तकनीकी प्रगति के बारे में, तो इसलिए इसमें तकनीकी प्रगति प्रगति का मैंने जिक्र किया है, पूरा जिक्र नहीं किया है। देखो बहुत सारे और भी होंगे, जिक्र नहीं किया क्योंकि ज्यादा जिक्र करने से ज्यादा लंबा वीडियो बनता और थोड़ा सा आंसर भी ज्यादा हो जाता। आप लोग देखिए इनमें से इन्हीं में आप लोग सोच के और भी कुछ पॉइंट डाल सकते हैं अपने माइंड से, थोड़ा सा सेट करके इसी से रिलेटेड डाल सकते हैं, ताकि आपका आंसर और बड़ा हो जाए। फिर भी ये बड़ा ही है। सेकंड है आपका मध्य पूरा पाषाण। अगर मध्य पूरा पाषाण की अगर बात करूं, इसका समय अवधि, जो इस काल की जो समय अवधि है स्टूडेंट्स, 3 लाख वर्ष पूर्व से 30,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, माना गया है। और इस समय अगर तकनीकी प्रगति की बात करें तो मनुष्य ने फ्लैग तर्क नाक, है ना, सॉरी, मनुष्य ने फ्लैग तकनीक का उपयोग करके अधिक परिष्कृत औजार बनाए थे। तो ये तकनीक प्रगति है, तो याद रखना। तो मध्य पाषाण में ना, मध्य पूरा पाषाण काल में जो तकनीक प्रगति आया तकनीक, तो वो फ्लैग तकनीक का उपयोग किया था, है ना। तो याद रखना, मनुष्य किसका उपयोग किया, फ्लैग तकनीक का, है ना, और परिष्कृत औजार बनाए।
थर्ड नंबर में है उच्च बुढ़ापा शांत। इस काल की अगर समय अवधि की बात किया जाए स्टूडेंट्स 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। इस समय की अगर तकनीक की प्रगति की बात करें तो मनुष्य ने माइक्रोलिथ जैसे छोटे और अधिक परिष्कृत औजार भी बना लिए थे, इनका विकास भी किया था, इनका विकास हुआ था। तो इस तरह से ये आपका है। तो ये 3 मैंने आपको स्टेप इसमें बताया है मैंने। तो आप तीनों स्टेप की मदद से बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट्स, मध्य तथा पश्चिम एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं, मध्य तथा पश्चिम एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का। तो भैया खानाबदोश क्या है, मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया था। खानाबदोश वही है कि जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, रहते हैं, है ना, या फिर ऐसे जगह में रहते हैं ना जहाँ उनको खाना मिले, भोजन मिले, है ना, व्यवसाय करने का जगह मिले, तो ऐसे जगहों में जाके बसते थे, रहते थे। समझ में क्या, वह एक ठीक खास स्थान उनका नहीं होता था, है ना, कि जिंदगी भर यहीं रहना है। जैसे कि आज आप दिल्ली में रह रहे हो, आज आप बिहार में रह रहे हो, तो आप हमेशा के लिए बिहार में आपका ये है हो गया कि भाई बिहार में ही आपका ये हो जाएगा ना, बिहार में आप रहेंगे, बिहार में आपके बच्चे रहेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन आजकल कहाँ भैया, आजकल तो एक सीजन है ना, एक एक मतलब जनरेशन चलता ही नहीं, दूसरा जनरेशन आपका कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं और। तो सब आप लोग बिछड़े हुए हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं भैया। अब देखो दुनिया में जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूं, मध्य तथा पश्चिम एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मध्य और एशिया मध्य और पश्चिम एशिया में कई प्रमुख खानाबदोश रहते थे और ये सभी समूह पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थे और फिर मौसमी रूप से चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो मध्य पश्चिम एशिया के खानाबदोश समूह में से कजाक, उज्बेक, तुर्कमेन, किर्गिज और अफगान खानाबदोश शामिल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है मध्य तथा पश्चिम एशिया की बात करें तो ये मध्य एशिया का जो कि खानाबदोश समूह कौन है, कजाक है, उज्बेक है, तुर्कमेन है और किर्गिज जो है, ये सभी मध्य एशिया के खानाबदोश समूह है। बट ये अफगान खानाबदोश अफगानिस्तान की तरफ का है, जो पश्चिमी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं। समझा गया। अब देखो मैंने पॉइंट को बड़ा करने के लिए कजाक, है ना, उज्बेक, तुर्कमेन, किर्गिज, अफगान खानाबदोश का अलग अलग से है ना जिक्र किया है। तो कजाक की बात करें तो यह समूह मध्य एशिया के विशाल मैदानों में रहते थे और पशुपालन जैसे घोड़े को पालना उनका मुख्य व्यवसाय था। उज्बेक यह समूह भी यह उज्बेक की बात करते हैं आप लोग, यह समूह भी मध्य एशिया में रहकर कजाक खानाबदोश की तरह ही पशुपालन ये भी करते थे। तो ये दोनों सेम ही लगभग हो गया। किर्गिज की बात करते हैं तो यह समूह तियान शान पहाड़ों में रहते थे और अपनी घुड़सवारी और महाकाव्य कविता के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है तुर्कमैन, यह समूह मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में रहते थे और इसका भी कार्य था पशुपालना और व्यापार करना। अब आते हैं पश्चिम एशिया के बारे में। तो ये जो अफगान खानाबदोश है ये पश्चिम एशिया का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अफगान खानाबदोश यह समूह पश्चिमी एशिया के अफगान में रहते थे, यानी कहो तो अफगानिस्तान में। इस समूह को आमतौर पर कूची कहा जाता था और व्यवसाय बताएं तो पशुपालन और एक जगह से दूसरे जगह जाना, घूमना, है ना, इसका यही था आपका व्यवसाय और यही कार्य था इनका। स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से जिक्र किया। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को देखिए टाइम बहुत ही कम था, मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए टोटल 10 क्वेश्चन जो जी 20 मार्क्स के हैं 10 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट लाया मैं अपने के लिए। देखो ये 10 क्वेश्चन तक मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर करवाया। बट बात करें ये कि ये जो अब देखो ये टिप्पणी जो बचा है, ये टिप्पणी को मैंने क्या किया, डायरेक्टली विकिपीडिया से, गूगल से जो इम्पोर्टेंट लगा जहाँ का टॉपिक वहां से मैंने आप लोगों को दिया है। मिस्र का पतन, है ना, डार्विनवाद, सांग वंश, ग्रीक समाज में महिलाएं, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत, खानाबदोश कला और बेबीलोनियन साम्राज्य। तो इसका मैंने आप लोगों को गूगल से ही दिया है और क्या कहते हैं विकिपीडिया से दिया है। और आप लोगों को क्या करना स्टूडेंट्स,
पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये आपको टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं। प्लीज आप लोग माफ करना मुझे, क्योंकि टाइम की कमी थी। और ये पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं, फ्री में आपको पीडीएफ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, आना है आपको, फिर इंस्टा में पासवर्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब स्टूडेंट्स को मैं पासवर्ड देता हूँ। आप लोग ना क्या क्या सोचते हो कि मैं इंस्टा नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकते, यार क्या है, आप लोग क्यों ऐसा समझते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है पीडीएफ के पासवर्ड लेने का। इंस्टा भी ले सकते हो, टेलीग्राम में भी आप लोग चाहे तो मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम में मैसेज का ऑप्शन मेरा ऑफ है। एंड व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं, कहीं से भी ले सकते हो। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्र का पतन, ये पर इन पर आपका ये टिप्पणी आ सकता है, तो ये आप लोग खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविदों का मानना है कि मिस्र के पतन में कई शताब्दियां लगी। फसल की असफलता, विनाशकारी बाढ़, भूकंप और उपद्रवियों द्वारा फसलों का विनाश, व्यापार मार्गों में व्यवधान और दुश्मन के हमलों, सभी ने मिस्र के पतन में योगदान दिया। और आगे देखिए, आपको यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज आप लोग पढ़िए। मुझे और भी कई वीडियोस बनाने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उनका भी सपोर्ट करना है। तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, पढ़ के पूरा आपको रीड करना है सही से, भैया एक बार रीड पूरा पूरा करना है। उसके बाद आपका डार्विनवाद आता है, डार्विनवाद भी आपको सही से पढ़ना है। डार्विनवाद एक शब्द है जिसका उपयोग अंग्रेजी प्रकृति चार्ल्स डार्विन और अन्य द्वारा विकसित जैविक विकास के सिद्धांत का वर्णन के लिए किया जाता है। तो इसे पढ़िए, ये भी ये आप लोग पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट इसी तरह से आपका आगे भी है राजवंश, सांग वंश। तो सांग वंश पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सांग वंश का भी आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा स्टूडेंट्स। मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए आप लोगों को यहाँ से दे दिया। उसके बाद आपका आता है प्राचीन, है ना, ग्रीक के बारे में, है ना। ग्रीक में समाज, महिलाओं की स्थिति किस तरह थी, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को दिया है क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, तो ये आप इसे पढ़ लीजिए, है ना। प्राचीन ग्रीक समाज में महिला की स्थिति पुरुषों की तुलना में काफी सीमित थी। उन्हें नागरिकता, मतदान और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने जैसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनका मुख्य कार्य घर और परिवार की देखभाल करना था, जिसमें बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना शामिल था। तो इनमें से कुछ पॉइंट हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, पश्चिम एशिया में कृषि उत्पत्ति के बारे में, है ना, कृषि उत्पत्ति, कृषि उद्भव, इनसे पश्चिम एशिया में कृषि के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इसका आंसर जो देना है आपको इसी टिप्पणी के अनुसार देना है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए स्टूडेंट, है ना। ओके, पूरा रीडिंग कर लीजिए जी। फिर आता है आपका बेबीलोनियन साम्राज्य, है ना, ये लास्ट है आपका, जिसे बेबीलोनिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थित प्रमुख सभ्यता थी। इसका उदय 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और यह अपने समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक थी, जो अपने समृद्ध इतिहास, कला, वास्तुकला और कानून के लिए जानी जाती थी। आप लोग इसे भी पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका यहाँ पे एंड होता है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा जरूर। एंड स्टूडेंट्स, चैनल में न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के पास जाइए, है ना, जहाँ भी जाते हैं दोस्त या जो भी है उनके बोलिए। सिर्फ एक ही मेरे चैनल में बहुत सारे प्रिपरेशन होता है। आपके घर में 9th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एंड आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसे इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश रीडिंग करने में, इंग्लिश इंग्लिश में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे इंग्लिश बुक रीड तो कर ले, इंग्लिश बुक रीड कर रहे हैं बट इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स को इन पे कनेक्ट करना है, उन पे जोड़ना है ना। चैनल में थोड़ा सपोर्ट करना है, इसी तरह से चैनल आगे बढ़ेगा मेरा भी, है ना। मैं आप लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोगों को पीडीएफ का पासवर्ड देना है। आप लोग क्या कीजिए, इंस्टा से सबसे पहले टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, उनमें पासवर्ड लगा होगा। इस पासवर्ड को, मेरा यही सिस्टम है भाई, ठीक है, मेरा यही सिस्टम है, आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है। कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ले सकते हैं, बहुत सारे, है ना, लेने का इसमें तरीका मैंने आप लोगों को दिया है। व्हाट्सएप से लीजिए, इंस्टा से लीजिए, मेल भी मैं कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एंड चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से पासपोर्ट ले लीजिएगा, एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और सपोर्ट कीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चांस पे देखो एक बात और, चांस पे आप लोग एक भी बात बता दीजिएगा, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपना ना जगह का नाम बता दीजिए, किस जगह से आप लोग देख रहे हैं, है ना, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, कहाँ कहाँ से आप लोग हैं, जरूर आप लोग बताइए। मैं तो बिहार से हूँ, आप लोग कहाँ से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। चांस पे लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.